देखिए इसमें जहाँ राणा साहब बोलते तक मैं भी जवाब देता हूँ। देखिए इसमें जहाँ तक 18वीं तरमीम और एनएफसी का मामला है, 18वीं तरमीम जो है वो अलहदा से कोई चीज़ नहीं है। 18वीं तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा है, और 18वीं तरमीम में अगर कोई इन्होंने यानी तरमीम करनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अमेंडमेंट करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का एक तरीका है। अगर ये इस मामले में सीरियस हैं तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए। हमारी सोच ये है कि ये सिर्फ इनकी जब परफॉर्मेंस के ऊपर बात आती है, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर सके 1.5 साल में किसी मामले पे भी, और ख़ास तौर पे अब कोरोना के ऊपर जब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आजकल बात उसके ऊपर होनी चाहिए और होनी थी, लेकिन ये इन्होंने पिछले दिनों में एनएफसी ले आए, 18वीं तरमीम ले आए, कल जो है ये वो मिस रिची जो है उसे ले आए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो फोकस है आवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इस किस्म के इशू लाते हैं। ये 18वीं तरमीम में या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने में बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। एनएफसी में जो है वो तरमीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इशू नहीं है। वो इशू सिर्फ ये है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है, आज ये कह रहे हैं कि जी वफाक के पास पैसे कम हैं, तो जो कि जो पिछली हमारी एपीसी पंजाब की हुई थी, जो हमने वर्चुअल की थी नेट पे, उसमें भी काफी ने शमूलियत इख्तियार की, तो ये पहला दिन नहीं है जी। और इसमें मैं एक बात में आप में से 2-3 दोस्तों ने ये सवाल उठाया है कि जी आप इन मीटिंग से अब आगे बढ़ के कोई लाहे अमल, कोई अवामी राब्ता। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त यानी पिछले 3 दिन से जो फैक्चुअल जो पोजीशन ऑन ग्राउंड है, लोगों के इन्फेक्ट होने के मुतल्लिक भी, और जो डेथ्स के मुतल्लिक जो है वो मैं कोई अपने पास से बात करके जो है वो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, इस खौफ को। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो किस तरह से अवामी राब्ता या कोई जलसा या कोई रैली या कोई जुलूस या कोई भी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इन हालात में तो मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, अल्लाह ताला इससे निजात दे पाकिस्तान को भी और बल्कि पूरी दुनिया को। तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे देश में हैं। और अगर ये कोरोना वायरस का मामला जो है ये मार्च में शुरू ना होता तो 2020 जो है अपोजिशन के से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो है ये इलेक्शन का साल था, मिड टर्म इलेक्शन का साल था, और इसके लिए तमाम पार्टीज ने जो है वो मिलकर भरपूर जो है वो जदोजहद करनी। जी आपका सवाल पहले हो गया, इनसे ले आप फिर आप कर लें। माजी में आपने कुछ वीडियोस की बात की और जुर्म की बात की, वो आप पर मंशियात का केस बना दिया गया। चेयरमैन ऐसा थी कि एक वीडियो मंजर आप पर आई, क्या आप नहीं समझते कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, या चेयरमैन को उसी वजह से अपोजिशन के खिलाफ ब्लैकमेल किया जा रहा है, या अपोजिशन को अदालत में जाना चाहिए उस वीडियो के खिलाफ कि एक चेयरमैन है और उसकी एक वीडियो और उस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा था। अच्छा, मुझे वैसे अपने तौर पे जो कोई सही तरह से अंदाज़ा तो नहीं है कि किस वीडियो की बुनियाद के ऊपर मेरे खिलाफ केस बनाया गया, लेकिन जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मीर शबीर रहमान के खिलाफ केस बना हुआ है। और वो पिछले 90 रोज से जो है वो नैब की कैद में है, और उनके खिलाफ अभी तक नैब ये तयन नहीं कर सका कि उनके खिलाफ हमने कौन सा केस बनाना है, किस लॉ के तहत केस बनाना है। और वो यानी नैब ऑर्डिनेंस जो है उसे जिस हद तक हमने देखा है, मीर शकील रहमान के खिलाफ जो अलग कर रहे हैं
वो नया ऑर्डिनेंस के तहत कवर होता ही नहीं। उसकी तो इन्वेस्टिगेशन अब आप ये देखें कि 90 दिन में अभी तक ये तय नहीं कर सके, लेकिन एक आदमी को पकड़ के उन्होंने जो है वो बैठाया। इंक्वायरी स्टेज पे बिठा दिया, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज। हाँ, वेरिफिकेशन स्टेज। जी एक मिनट जरा, फिर आ जाइए जी, एक मिनट। मैं आप देखिए, मैंने तो गुजारिश की वो 1985 छोड़े, 1945 से हिसाब करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए वो कमेटी पहले बनी थी, जिसके TOR थे, उस काम को अलग कर लें, उसको सेपरेटली ट्रीट करना चाहा, और बाकी हर तहकीकात करें। जहां तक इंडिया को चीनी भेजने का, कई सालों भेजी गई, सिर्फ 90 की दहाई में नहीं गई। हम इंडिया के साथ ट्रेड में चीजें मंगवाते भी रहे हैं, भेजते भी रहे हैं। ये हर दौर में होता रहा है, ये आमरीयतों में भी होता रहा है, जमहूरी हुकूमतों में भी होता रहा है। इंडिया के साथ ट्रेड कानून के तहत हुई थी, जब भी हुई। मैं तफसील की डेटे मुझे नहीं पता कि किस दौर में कितनी चीनी गई, क्या हुआ, लेकिन सिर्फ चीनी नहीं, बहुत सारी चीजें हम हिंदुस्तान से मंगवाते भी रहे हैं और आज भी मंगवाते हैं। आज भी मंगवाते हैं। इंडिया से जो ट्रेड है वो तो रिसेंटली भी जो है वो मेरा ख्याल है कि माजी करीब में भी जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड होती रही है। शायद इस वक्त की पोजीशन मैं जो है वो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मामला ये है कि जब अगर अब आप छोड़ दें बाकी सारे काम, और यानी जो इस वक्त की जो है वो मुल्क की, कौम की जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं, उन सब को छोड़ दें और सिर्फ आप इसी तरफ आ जाएं। चीनी माफिया जो है उसका भी आप 85 तक चले जाएं। बाकी माफिया जो है, बाकी माफिया IPP माफिया भी है, सीमेंट माफिया भी है, एक्सपोर्ट माफिया भी है, टेक्सटाइल माफिया भी है, और साथ साथ एक NGO माफिया भी है, एक फंड रेजिंग माफिया भी है। तो उनका भी ज़रा हिसाब लगा लें। जो फंड रेजिंग होती रही है 1985 से आज तक, और कहाँ कहाँ से होती रही है, और वो किस किस का अकाउंट है, और कहाँ कहाँ पे जो है वो कहाँ कहाँ से फंड्स आए हैं, इंडिया से आए हैं, इसराइल से आए हैं। तो चलो एक दफ़ा मेरा ख्याल है कि सब काम छोड़ के तो इसी काम के ऊपर जो है वो पूरी कौम की तवज्जो हो, तो चलो खैर, शायद इसी से कोई खैर का जो है वो पहलू निकल आए। तो इसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त जो है वो हो जानी चाहिए। और वो 23 अकाउंट जो स्टेट बैंक ने जो है वो क्लियर किए हुए हैं, तो उनके ऊपर जो है वो स्टे जो लिया हुआ है वो भी मेरा ख्याल वापस हो जाना चाहिए, और उसका भी, उसकी भी जो है फोरेंसिक ऑडिट उसका भी हो जाना चाहिए। मैं एक गुजारिश